अभी तक अपन ने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ा था। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मैंने आपको उस फॉर्मेट में पढ़ाया था, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा सेशन को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक चालू करने से पहले एक बार इस तरीके से ट्राई करते हैं कि पीपीटीज और थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बनेगा। सो दिस इज सी एच चिराग अरोड़ा प्रेजेंटिंग पॉलिटी कोर्स फॉर, आप ऐसा कह सकते हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल के लिए, या नॉर्मल एक सिटीजन होने के नाते भी अपन को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैंने वैसे एलएलबी करा है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करा है 2023 में। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीएम्बल विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। सो अपन थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करेंगे पढ़ने का। हर क्लास में एक कहानी से रिलेट करेंगे, उस कहानी को याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में वो कहानी क्लिक होती है अपने को आंसर क्लिक होएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में अपन पढ़ने से पहले देखेंगे कि इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है अपने प्रीएम्बल में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, एंड देन एक अपना प्रीएम्बल आता है। तीनों क्या क्या चीजें हैं, तीनों में क्या फर्क है, तीनों में डेट्स में क्या फर्क है, ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे आगे जाकर इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि बेसिकली प्रीएम्बल है क्या है, क्यों, कहां से आया। ठीक है, उससे पहले अपन स्टार्ट करने से पहले ये अपन बाद में पढ़ेंगे, एक अपन टेक्स्ट, एक स्टोरी समझने का ध्यान करते हैं। आप ये देखो, ये आपकी स्टोरी, आप इसको रिलेट कर पाओगे। ये एक स्टोरी है जिसमें कि सपोज कोई एक फ्रेंड जोन्ड लड़का रहता है, एक नॉर्मल फ्रेंड जोन लड़का है। आप इसको समझोगे कि फ्रेंड जोन लड़का एकदम देखो हीरो की तरह तैयार होकर हेयर स्टाइल बना के ये एफर्ट्स डालता है, थोड़ा प्लानिंग करता है कि कैसे ना कैसे करके इस लड़की को इंप्रेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, देन जाकर ये यहाँ पर इसको प्रपोज करूंगा, देन आगे जाकर कहानी बढ़ाऊंगा। तो ये इसकी प्लानिंग रहती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और जना प्लानिंग कर रहा होता है। जब इस टाइम पे लड़का ये सब चीजें अरेंज कर रहा होता है ना, एक और लड़का प्लानिंग कर रहा होता है, वो दूसरा लड़का होता है ये। आप इसकी हेयर स्टाइल देखो, एकदम सीधा साधा बच्चा, ये उस टाइम पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और यूपीएससी निकालने की तैयारी करता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसने प्लानिंग अच्छे से करी तो जाकर फाइनली जाकर उसको रिजल्ट अच्छे से मिले। तो ये एक अपनी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इस कहानी में आप इन दोनों मेन किरदार को निब्बा निब्बी का नाम दे सकते हो और आगे अपना बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो एक और कहानी करते हैं जो मेरे जैसे बच्चों के लिए है, जो कि फालतू की चीजों में नहीं पढ़ के काम के बात पे ध्यान देते हैं, विच इज ट्रैवल प्लान। सो यहाँ पर अपन लोग एक ट्रैवल प्लान बनाते हैं सब चल के, लेट्स प्लान फॉर गोवा। सो ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो अपन यहाँ पर फ्लाइट टिकट्स बुक कराते हैं, अपन कहाँ पर जाने को बुक कराते हैं, किधर घूमना है, कहाँ पे रुकना है, ऐसे करके पूरा प्लानिंग करते हैं, बजट प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अपन लोग 10 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली गोवा का प्लान तो कैंसिल होने के लिए बनता है। 10 दोस्तों से जाकर फाइनली सपोज 4 दोस्त बनते हैं, इंडिगो की फ्लाइट कराते हैं, 200-300 फ्लाइट कैंसिल हो गई तो अपन फ्लाइट चेंज करते हैं, पहले दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं, ऐसे करके मल्टीपल चीजें चेंज होती है, लेकिन फाइनली गोवा जाके एक ट्रिप अपना हो जाता है। ये कहानी को याद रखना, ये कहानी में लेक्चर के एंड में भी एक और एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूज करूंगा, अभी के लिए ये है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आपको एक छोटी चीज भी करनी हो ना, तो उसके लिए आपको प्लानिंग लगती है। याद करो 1946 का वो दिन जब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिला था। ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और आगे जाकर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना था, यानी कि आप एक पूरे देश को फ्रेम करने जा रहे हो, उससे पहले ऑब्वियसली आपको प्लानिंग की नीड लगेगी। एक प्लानिंग लगेगी, एक ब्लूप्रिंट लगेगा, एक इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या बनाना चाहते हैं। डायरेक्ट तो ऐसे नहीं बना सकते, कुछ तो प्लानिंग लगेगी एक छोटी से छोटी चीज में। तो ये तो आप पूरा देश बनाने के लिए चल रहे हो। तो वो प्लानिंग को प्रेजेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस नाम का एक पेपर प्रेजेंट करा था, ये जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था, और ये जनवरी 1947 में जाकर पूरी असेंबली ने पास किया था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट कि इंडिया कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ये एक ब्लूप्रिंट था, एक माइंड मैप था कि जिसके बेसिस पे आगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपन को फ्रेम करना था। उसके बाद पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की पूरी मेहनत के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के बाद एक समरी के रूप में एक प्रीएम्बल आया कि ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको अपन कहते हैं ना कि एक विजन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, फाइनली इंडिया है क्या, किस नेचर का है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट में अगर कोई बताना चाहे तो वो है प्रीएम्बल। सो आप बेसिक मतलब समझ जाओ कि दिस वाज द प्लान, दिस वाज द एग्जीक्यूशन एंड दिस वाज द समरी। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और ये तीनों चीजें अलग अलग क्यों हैं। चलो अपन इसको अब थोड़ा सा एक बार देखते हैं इस पे प्रीएम्बल पे, और इस पे आप सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या कहता है। प्रीएम्बल का टेक्स्ट अपन को बाय हार्ट लर्न होना चाहिए एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ स्टूडेंट, एज यूपीएससी स्टूडेंट, एज स्टेट स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, किसी भी तरीके से आपको एक टेक्स्ट पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं विच सेज
Constitution of India preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये अपना प्रीएम्बल का टेक्स्ट है। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी 13 दिसंबर 1946 को। अरे 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 सर पिछली स्लाइड करो। मेरे को पता है एक दो का आएगा बीच में कि सर पिछली स्लाइड करो। ये कैसे सर, ये 1949? अरे सर आपने क्या भारी मिस्टेक कर दिया सर, वो आपसे एक भारी मिस्टेक हो गया, आपने ये डेट गलत लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम तो रिपब्लिक डे हमेशा से कब से मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 के हिसाब से। ये डेट कहां से आई सर? नहीं सर, नहीं बच्चों, ये 26 जनवरी 1950 हाँ अपना रिपब्लिक डे है, इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, दैट इज करेक्ट। बट अपने प्रीएम्बल पे डेट 26 नवंबर 1949 ही है। अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट 1949 को ही किया। ये डेट डिफरेंट डेट है। तो अभी तक अपन ने कितनी डेट्स पढ़ ली? 13 दिसंबर 1946 जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने स्पीच दी थी, देन एक अपन ने पढ़ी 26 नवंबर 1949 एंड देन एक पढ़ी 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलो अभी के अभी अपन हाथों हाथ ये समझ लेते कि ये दोनों डेट्स अलग क्यों हैं। इस डेट ये अपन ने 26 जनवरी ही क्यों चुना? 25 भी तो चुन सकते थे, 27 भी तो चुन सकते, और 26 जनवरी नवंबर 1949 को जब पूरा रेडी हो गया था तो देन व्हाई वी वेटेड फॉर दिस मंथ 2 मंथ्स कि अपन रिपब्लिक करने के लिए, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को अपन एक अपना रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड वाज कि अपन को जाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको वो याद करना पड़ेगा वो दिन, एक हिस्टोरिकल डे आता है 26 जनवरी 1930 का। ये कौन सा दिन है? ये इस दिन अपन ने पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास किया था। पूर्ण स्वराज का लाहौर रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें पूर्ण स्वराज अपन ने डिक्लेयर किया था। और 26 जनवरी 1930 को ये देखो आप यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब ने फ्लैग भी होस्ट किया था। तो इस डेट का अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, एक इमोशनल कनेक्शन है, जिस वजह से अपन ने 26 जनवरी चूज किया अपना रिपब्लिक डे के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फोर्स में लाने के लिए। सो आप समझ गए होंगे कि 26 जनवरी 1950 क्यों? 26 नवंबर 1949 was the date on preamble, is the date on preamble जिसमें we hereby adopt, enact, give to ourselves this constitution। अपन आगे जाके समराइज भी करेंगे जब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बट अभी तक आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए प्रीएम्बल क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेट्स क्या क्या है। ठीक है, चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ये समझ लिया कहानी से कि ये सब में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब क्या है ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इमेजेस लाए ताकि थोड़ा सा आपको और इंटरैक्टिव लगे कि 13 दिसंबर 1946 को इस दिन ये जवाहरलाल नेहरू साहब अपना प्रेजेंट कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 26 नवंबर 1949 को बी आर अम्बेडकर साहब वाज हैंडलिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड देन ये आपका आ रहा है कि दिस प्रोसेस टुक 2 years 11 months and 18 long days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब मैं आपको है ना फाइनल टच देना चाहता हूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, उस चीज से जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने खुद ने बोली थी, उनका एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच लेकर आया हूं ताकि आप उन 3 लाइनों में पूरा समझ जाओ कि ये एक्चुअली है क्या। अगर आप एग्जाम में ये 3 लाइन लिख के आ जाओगे तो फिर इट इज मोर देन इनफ, बिकॉज आप एकदम वो कोट कर रहे हो जो पूरा उसका इंटेंट समझाता है। सो यहां पर अपन इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ नेहरू साहब, before we proceed further we should clearly understand where we are going and what we intend building। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में कह रहे हैं 13 दिसंबर 1946 को। he added, I must say that we should present a clear picture of this plan to ourselves, to the people of India and to the world at large। The resolution I am placing before you defines our aims, describes an outline of the plan and points the way which you are going to treat। ये 3 लाइनों से अपन को क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस एक्चुअली है क्या। इस पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अपन समझ सकते हैं, अपने को अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का मतलब क्या था, पर्पस क्या था और वो क्यों लाया गया था। ठीक है,
साथ ही में अपन ये भी पढ़ेंगे कि अपने ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है कि जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो ये अपन ने कहीं कॉपी तो नहीं किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सोवरेनिटी तो कहीं इसमें झलक नहीं रही। तो जब अभी अपन ने फोटो देखा था, बी आर अम्बेडकर साहब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड ओवर कर रहे थे तो उन्होंने भी एक स्पीच दी थी। उनकी स्पीच का एक्सट्रैक्ट में लेकर आया हूं। वो क्या कहते हैं, नो पर्सन इन दिस हाउस डिजायर दैट देयर शुड बी एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन which has the remotest resemblance of its having been derived from the sovereignty of the British Parliament. In fact, we wish to delete every vestige of the sovereignty of British Parliament such as it existed before the operation of this constitution. मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी पहले एग्जिस्ट करती थी ना, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वो दिखाना नहीं चाहते कि कहीं से कहीं तक भी हम उस सोवरेनिटी को एंटरटेन कर रहे हैं अब, बिकॉज इंडिया इज इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन नाउ। ही डिक्लेयर्ड, आई से दिस प्रीएम्बल embodies what is the desire of every member of the house. Every member of the house is representing the people of India. यानी कि वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, people of India को, that this constitution should have its roots, its authority and its sovereignty from the people that it has. So this clears कि constitution of India finally जाकर क्या कर रहा है कि अब हमारे ऊपर कोई भी sovereign body नहीं है, हम लोग खुद एक sovereign है और ये पूरा constitution हमने हमारे people, ये choice किसकी है, we the people of India। कहां से स्टार्ट होता है preamble, we the people of India। ठीक है, अब भी क्या होगा, अपन आगे ये पढ़ेंगे, ये अपन ऐसा नहीं, ये टेक्स्ट अपन को याद होना चाहिए, इसके एक एक वर्ड पे डिस्कशन होगा, इसके एक एक पॉइंट पे अपन जाकर आगे बात करेंगे कि ये इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है, ये सिंपल डेफिनेशन है क्या, ये इंडिया ने खुद ने डेफिनेशन फ्रेम करी है क्या, या इंडिया ने खुद का कुछ अडॉप्ट करा है क्या, सब पे जाकर डिटेल डिस्कशन होगा। उससे पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि ये जो प्रीएम्बल है ना, इसको अपन पहले 4 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, यानी कि इसके 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे। पहला इंग्रेडिएंट अपना चालू होता है प्रीएम्बल का, विच इज नोन एज वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप ये देखो, वी आर अ डेमोक्रेसी। ठीक है, यहां पर किसी भी पार्टी का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी इंसान का नाम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। कौन दे रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हु इज द अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहले इंग्रेडिएंट आता है विच टेल्स अस कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पीपल ऑफ इंडिया। दिस जो पहली लाइन है ना, वही शोकेस करती है वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी आर द डेमोक्रेटिक नेशन, जहां पर मेन सोर्स ऑफ पावर अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। आगे, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये 5 चीजें क्या डिफाइन करती हैं, ये 5 चीजें डिफाइन करती हैं इंडिया होगा कैसा, इंडिया किस नेचर का नेशन होगा। तो ये जो सेकंड इंग्रेडिएंट है, दिस एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया मतलब इंडिया किस तरीके का नेशन होगा, ये क्या क्या चीजें इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी, क्वालिटीज में आएंगी, क्या क्या होगा। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो दिस बिकम्स द सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल। चलो नेक्स्ट, इंडिया क्या सिक्योर कर रहा है, तो क्या चाहता है इंडिया अपने पीपल के लिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ये चारों चीजें क्या है, ये चारों चीजें ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो दिस इज द 4 इंग्रेडिएंट विच इज नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। तो इंडिया ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रेम जो इन्होंने करा है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है खुद को। तो ये पीपल के लिए चाह क्या रहे हैं, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए, सारी कास्ट के लिए, सारी क्लास के लिए, सब चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये अपना तीसरा इंग्रेडिएंट बनता है। देन चौथा इंग्रेडिएंट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डेट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी चीजें इस डेट से डिसाइड होती है। बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के इस तारीख को फोर्स में आना चालू होते हैं। तो दिस इज द 4th इंग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल विच इज नोन एज डेट। सो अभी तक अपन को समझ में आया कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स क्या है। अपन ने इसको सिर्फ एक ब्रेक किया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी, ये अपना रिप्रेजेंट्स नेचर, these 4 things represents objectives and the final ingredient is date. So this summarizes कि what is the introductory part on the preamble objective resolution। अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन फाइनली आकर इसको अगर देखेंगे, वी द पीपल ये सबसे पहली बार दिया किसने था, यूएसए ने। इंडिया ने दिया था क्या, नहीं। प्रीएम्बल किसने सबसे पहले दिया, यूएसए ने। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये वी द पीपल किसने मेंशन किया, यूएसए ने। ठीक है, अभी अपनी समरी, अभी तक जो अपन ने सब पढ़ा, सो दिस इज द समरी ऑफ इट। ठीक है, आर प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सेम, नो। याद करो वो स्टोरी, एक
इंटेंट बनाया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अपन एक प्लान बनाया था, लेकिन प्लान का एग्जीक्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनली समरी वाज प्रीएम्बल। तो एक्चुअली सेम हो सकते क्या? नहीं, ऑब्वियसली प्लान बनाया आपने, उसके बाद करते 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 कुछ चेंजेस हुए, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। बट इज प्रीएम्बल डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? 100% यस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने ही से आगे प्रीएम्बल डिराइव हुआ है। फर्स्ट टू हैव अ प्रीएम्बल यूएसए, फर्स्ट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए। ब्लूप्रिंट किसको बोलेंगे अपन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। समरी किसको बोलेंगे? प्रीएम्बल को। ठीक है, अब डेट्स की बात करते हैं। व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड? 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू। When was objective resolution passed? 22nd January 1947. Then next आता है which political date coincides with 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। What is the date mentioned on preamble? When did India adopt constitution? When did India enact constitution? When did India give to us this constitution? ये चारों में क्या है? 26 नवंबर 1949। अब preamble का टेक्स्ट पढ़ोगे, आपको preamble के टेक्स्ट में दिखेगा कि यहां पर इन्होंने इधर लिखा है adopt, enact and give to us this constitution कब? 26 नवंबर 1949. That's why it is 26 November 1949. When did constitution came into force? This is the date when we celebrate our Republic Day, 26 जनवरी 1950. ठीक है, तो यहां पर अपना इंट्रोडक्टरी स्टेज का खत्म होता है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू ब्रेक ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ प्रीएम्बल एंड डिस्कस ऑन इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सॉवरेन। आपने प्रीएम्बल में फर्स्ट पढ़ा था विच इज नोन एज सॉवरेन। सॉवरेन का बेसिकली अपन एक मतलब समझते हैं, ये टेक्स्ट अपन बाद में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अनदर स्टोरी कि अभी अपना जो टाइम चल रहा है ना, दैट इज ऑफ जेनजीज। ठीक है, तो जेनजीज का क्या रहता है? माई लाइफ माई रूल्स। अपना पैसा कमाएंगे, अपना उड़ाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, रात को 3 बजे करेंगे, सुबह 4 बजे करेंगे, उनको काम से मतलब है। मेरे को बढ़िया लगता है, क्यों भाई? काम बढ़िया करके दे रहे ना, तो उसके बाद अपन को क्या मतलब कि सुबह 11 बजे उठ के ऑफिस आए या फिर रात को 11 बजे अपने घर से करे, काम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी मर्जी भी खुद की चलती है, उनका खुद का पैसा है तो अपनी मर्जी से घूमते, अपनी मर्जी से करते हैं। एक हमारे जैसे हैं जो पुराने 1997 से पहले को बिलोंग करते हैं, हम लोगों को ऐसा है कि हम खुद का पैसा कमाया हुआ उसको खर्च करने के लिए भी घर वालों से परमिशन लगती है, उसके ऊपर हमारे ऊपर एक अथॉरिटी ऑलरेडी बैठी हुई है, हमको उनकी सुननी पड़ती है, हमको डर रहता है, पता नहीं क्यों, पैसा हमारा कमाया, मेहनत हमारी, लेकिन फिर भी हमको उनकी सुननी पड़ती है। तो ये अपना पहले वाली जनरेशन हो गई। अभी वाली जनरेशन इज लाइक माई लाइफ माई रूल्स। हमारी जनरेशन कैन नॉट बी माई लाइफ माई रूल्स, वी वांट टू बी बट वी आर नॉट। हम लोग वो ऐसे बने ही नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि इंडिया सोवरेन कैसे है। सोवरेन मतलब इंडिया 1947 में जेनजी की जनरेशन को एंटर हुआ है। कैसे? माई लाइफ माई रूल्स। इंडिया के ऊपर कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं है, इंडिया अपनी मर्जी से खुद के रूल्स बना सकता है, अपनी मर्जी से लॉज बना सकता है। सोवरेन इज बेसिकली व्हाट? is the supreme authority over a territory and its people. It is power to make laws, enforce those laws and to enter into relation with other states. तो बेसिकली 1947 के बाद ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का अपनी जेनजी जनरेशन में एंटर हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट की अथॉरिटी नहीं है, इसके ऊपर कोई वाइसरॉय नहीं है, इंडिया खुद ही खुद का मालिक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हमारे मालिक है, हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन आगे जाकर गवर्नमेंट में जाएगा और वो एज सर्वेंट्स ऑफ पीपल वर्क करेंगे। सो सोवरेनिटी डिफाइंस अथॉरिटी ओवर वन सेल्फ टू पावर टू मेक लॉस। ठीक है, चलो ठीक है। इसमें फिर ये आता है, एक क्या आता है, दो कैटेगरी आती है, विच इज वन इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड अदर वन इज इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल इज समथिंग बेसिकली कि स्टेट्स फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर स्टेट्स, राइट टू कंडक्ट ओन फॉरेन पॉलिसी। मतलब अगर आज इंडिया चाहे तो ब्रिटिश के साथ कैसी फॉरेन पॉलिसी रखनी है, यूएसए के साथ कैसे करनी है, चाइना के साथ कैसे करनी है, पाकिस्तान के साथ कैसे करनी है, ये हमारा खुद की मर्जी है। हम किसी और से इन्फ्लुएंस होकर नहीं करेंगे कि वो हमको बोले कि हमको तीसरी घंटे के साथ कैसे करनी है। सो दिस इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कि हम लोग कैसे करते हैं। इंटरनल सॉवरेनिटी कि इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर, टेरिटरी के अंदर हम लोग कैसे लॉज बनाते हैं, हम लोग कैसे इंडिया को गवर्न करते हैं। तो इंटरनल इज समथिंग रिलेटेड टू पावर टू मेक लॉज एंड एनफोर्स देम इन ओन टेरिटरी। दोनों इंटर रिलेटेड है, लेकिन दोनों का एक अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, चलो अब लेकिन है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको आएगा अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो, कि सर अगर ऐसा ही है तो हम लोग यूएनओ को या फिर डब्ल्यूटीओ को या कॉमनवेल्थ को, इन सारी चीजों को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, जैसे इंटरपोल को, तो अपन देखते हैं कि भाई कोई कंट्री है उसको उनके रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। तो वापस से मैं आपको आपके एग्जांपल पे लेके जाऊंगा। जेनजीज क्या है? माई लाइफ माई रूल्स। लेकिन आज को जेनजी ये कह सकता है क्या कि भैया मैं तो बिना वीजा के ही ट्रेवल करूंगा, माई लाइफ माई रूल्स? नहीं। एज सून एज दे एंटर इनटू अदर टेरिटरी, एक कम्युनिटी में आप एंटर करते हो ना, आपको कम्युनिटी की कुछ
कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो आप ये मानो कि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इज वसुदेव कुटुंबकम, इंडिया एक उसका पार्ट है, ये पूरी एक वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। सो अदर नेशंस आर यूनिट्स ऑफ अ वन फैमिली। सो इफ वन यूनिट इंटरनली क्या कर रहा है वो उसकी मर्जी है, लेकिन इफ वन यूनिट ऑफ अ फैमिली इज इंटरैक्टिंग विद अदर यूनिट ऑफ फैमिली, देन उसको कुछ ना कुछ रूल्स एंड कॉमन रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि वो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्हीं के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना इज नॉट अ थ्रेट, इट्स नॉट अगेंस्ट सॉवरेनिटी, बिकॉज आप समझो ये एक यूनिट है, एक जेंजी है। जेंजी ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा मन है तो मैं बिना वीजन के यहां ट्रेवल करूंगा, मेरा मन है तो मैं बैंक जाके लूट लूंगा। नहीं, ये आपके मन है तो वो तभी तक लिमिटेड है जब तक आप अपने स्फीयर में हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आप ये नहीं कर सकते कि दूसरे के आप फ्रीडम को नहीं अटैक कर सकते, या फिर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस कम्युनिटी के फॉलो करने पड़ेंगे। सो बेसिकली वर्ल्ड अगर एक पूरी वन फैमिली है तो ये पूरी कम्युनिटी है, तो अलग अलग नेशंस इसके यूनिट्स हैं। तो अलग अलग यूनिट्स जब इंटरैक्ट करेंगे तो उनको एक कॉमन लॉ, कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस में इंटरैक्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कॉमनवेल्थ का हिस्सा होना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना, WTO का हिस्सा होना, ये कहीं से कहीं तक अपनी सोवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करता है। बिकॉज ये अपन को ये नहीं बताता इंडिया में अगर फार्मर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो ये WTO आकर नहीं बताएगा कि आप इंडिया में कितनी सब्सिडी दोगे। लेकिन अगर वही फार्मर एक्सपोर्ट करेगा दूसरे नेशन में तो WTO अपने ट्रेड बैरियर्स लगा सकता है। तो दैट इज नॉट थ्रेट टू सोवरेनिटी। वो कब अपन क्वेश्चन करते थे, वो इंडिया के इंडिया में ही अपन को क्वेश्चन करता है, पर वो इंडिया के इंडिया में तो कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारा सोवरेन बॉडी। अपन किसान को बोले भाई तुम तो फ्री में बेचो, सारा पैसा सरकार देगी, WTO आकर थोड़ा मना करेगा। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करने जाएगा, जब दूसरी यूनिट इन्वॉल्व होगी, तब जाकर क्वेश्चन उठ सकता है। तो दिस इज बेसिकली हाउ एक कम्युनिटी वर्क्स, एक कैसे वर्ल्ड इज वन प्लेस टू वन प्लेस में रिसाइड करने के लिए कैसी चीजें होती हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स कि सोवरेनिटी एक्चुअली होता क्या है। इट इज लाइक पावर टू मेक लॉज, खुद को खुद गवर्न करना, किसी और सुप्रीम अथॉरिटी के बेसिस पे नहीं रहना। सो बेसिकली जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ टाइम के लिए नॉन सोवरेन बॉडी थी। देन उसके बाद वो सोवरेन बॉडी बनी थी 1947, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। आपको याद हो, अभी मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू साहब ने स्पीच दी थी, ठीक है। और अपना फर्स्ट मीटिंग ना 9 दिसंबर 1946 को ही थी। लेकिन आप याद करो कि अपना जो आजादी का दिन है, सुनहरा दिन, तो वो कब है? 15 अगस्त 1947। तो ये जो 1947 तक क्या था, वाइसरॉय था क्या? एक अपने साथ लॉर्ड माउंटबेटन थे क्या? यस थे। तो इस ड्यूरेशन में जब था ना, इस ड्यूरेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ नॉन सोवरेन बॉडी, बिकॉज उसके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी थी। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, देन इट बिकेम अ सोवरेन बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ये सोवरेन बॉडी अब हुई क्योंकि अब इसके ऊपर से अथॉरिटी हट गई। अब 1947 में अपन आजाद हो गए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया, वाइसरॉय सब अबॉलिश हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का अब लेन देन नहीं है। तो ये ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ कंप्लीट सोवरेन बॉडी थ्रू आउट इट्स, जब वो बनी थी सबसे बनने से लेकर खत्म होने तक? तो आंसर इज नो। कुछ टाइम के लिए इट वाज अ नॉन सोवरेन बॉडी, देन 1947 आजादी के दिन के बाद इट बिकेम अ सोवरेन बॉडी। सो आई होप आपको सोवरेन का मतलब समझ में आ गया होगा और इंडिया किस तरीके का सोवरेन नेशन है। तो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप और जॉइनिंग यूनिट, डज दैट अफेक्ट सोवरेनिटी? इट सेज नो, दीस आर एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट्स। ये कहता है नो लायबिलिटी, नो रिस्ट्रिक्शन एंड नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। जवाहरलाल नेहरू क्लियर किया था अपनी एक ब्रॉडकास्ट में, उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन तब भी उठा था, ऐसा नहीं कि आज उठा, तब भी उठा था कि क्या ये ज्वाइन, क्योंकि उस टाइम पे सब डिस्कशन चल रहे थे। तब उन्होंने एक पॉडकास्ट में क्लियर किया था और उनकी स्पीच का ये पार्ट था कि ये एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट्स, ये उनके वर्ड से एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट्स, नो रेस्ट्रिक्शन, ये सारी उनके बोली हुई चीजें थी, जिसको अपन आज भी कोट करके ये एक्सप्लेन करते हैं कि नो, दिस डज नॉट अफेक्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट अपन किस पे, ये देखो आप, ये दीज आर एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट्स, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट अपना, नो लायबिलिटी, नो रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट अपन एक वर्ड पे आते हैं विच इज सोशलिस्ट। अच्छा, ये मैं आपको वैसे बताता हूं, अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जब फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल बना था ना, तब उस पे नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में जोड़ा गया था। इस पे अपन आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको नॉलेज के लिए बताना क्योंकि अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट बेसिकली है क्या? ये थोड़ा सा रशियन इन्फ्लुएंस है। सोशलिस्ट का जो आप अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाओगे, सोशलिज्म क्या होता है, जिसमें कलेक्टिव ओनरशिप होती है, क्लासलेस सोसाइटी होती है, ठीक है। कोई इसमें एक जना ओन नहीं करता, कैपिटलिज्म नहीं होता। इसमें क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप, यानी कि मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्री शुड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, सबके लिए बराबर है। बेसिकली वर्किंग क्लास इज द लीडिंग क्लास। तो ये होता है अपना सोशलिस्ट। अब सोशलिज्म में ना दो स्कूल्स निकल के आते हैं,
एक होता है गांधीयन सोशलिज्म, एक मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। अपन इसको बोरिंग नहीं करते हुए अपन इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं जो कि शायद आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, चलो अपन लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे इमेजिन करो स्कूल में अपना क्लासरूम में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, लेकिन मैं अभी अलग अलग टाइप के क्लासरूम बता रहा हूं। एक क्लासरूम जिसमें इतने भयंकर उधम बच्चे हैं, ये अपना एक क्लासरूम है और ये अपना क्या है, वॉशरूम है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर क्लासरूम ये है ना, तो अगर ये उधम बच्चे जो है ना, ये क्लास की जगह मोस्टली कहां मिलते हैं, वॉशरूम के बाहर या फिर कॉरिडोर में घूमते हुए, ये क्लास के बाहर अपना पनिशमेंट खाते हुए। तो ये एक क्लासरूम है जिसमें कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। तो फाइनली जाकर क्या करता है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिगड़े हुए बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रहा है बिगड़े हुए, मैं बोल रहा हूं बस ये अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर एक टीचर क्या करता है, एक मॉनिटर रखता है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई पढ़ाई हम करें, सारा काम हम करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम करें, सब कुछ हम करें। तो ये क्या करते हैं, ये मॉनिटर को वायलेंटली ओवरथ्रो करते हैं कि मॉनिटर हमको नहीं चाहिए, हम लोग खुद ही खुद पे रूल करेंगे, हम खुद ही खुद से क्लास में बैठेंगे, हम खुद ही खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद हम खुद ही सारे अफेयर्स मैनेज करेंगे। सो ये क्या करते हैं, वायलेंटली मॉनिटर को ओवरथ्रो करते हैं। ये ऐसे नहीं कि ये आपस में भी लड़ते फिरते रहते, लेकिन ये ओवरथ्रो करते हैं। ये एक अपनी क्लास हो गई। एक और क्लास में लेकर चलता हूं, इसमें सारे बेचारे अच्छे सीधे साधे बच्चे होते हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं कि सपोज अगर आप मान के चलोगे क्लास में 20 बच्चे हैं, मतलब अगर 20 बच्चे हैं और क्लास में अगर 10 समोसे आए, तो ये आपस में खुशी खुशी एक दूसरे से शेयर करके आधा आधा समोसा सब ले लेंगे। समझ गए बात को? इतने सीधे बच्चे कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं, किसी की हाथापाई नहीं, कुछ नहीं। तो ये सारे पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं साथ में ऑलरेडी। तो इनको मॉनिटर की नीड कभी लगी क्या? तो टीचर कहता है यार ये तो पहले इतने सही, तो इसमें मॉनिटर बनाओ ही क्यों, यहाँ तो मॉनिटर की नीड ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज नॉन एज पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अच्छा, मॉनिटर यहाँ पे भी नहीं है, मॉनिटर यहाँ से भी हटा दिया गया है, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट, ये भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मॉनिटर को वायलेंटली ओवरथ्रो किया गया है, यहाँ पे मॉनिटर की नीड ही नहीं है। दिस is an example of Marxist socialism, which explains violent overthrow of elite class. This is what Gandhi ji assumed कि peaceful coexistence सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। ठीक है, पहले अपन ये दोनों समझ लेते हैं, फिर इंडिया में क्या है वो समझते हैं। इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। गांधीयन सोशलिज्म, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सब अपने अपने मालिक खुद ही हैं, कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल हार्मनी, पीसफुल मीन्स सच एज एजुकेशन एंड परसुएशन, यानी कि मीन्स मतलब यहाँ पर कोई वायलेंटली ओवरथ्रो करा है कि नहीं, कैसे करा, एक दूसरे को एजुकेट करके, परसुएट करके। अब नेक्स्ट अपना आता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। इसमें क्या होता है, क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन, जहां रेवोल्यूशन आए ना मोस्टली वहां पे वायलेंस इंटरैक्ट होगा। अचीव थ्रू ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, दैट इज वायलेंस। ठीक है, चलो ये दोनों समझ गए। अब आप एक बात खुद मेरे को बताओ कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऐसा कोई क्लास एग्जिस्ट करेगा, या ऐसा पॉसिबल है कि आज की तारीख में ऐसा ही कोई क्लास एग्जिस्ट करेगा? नहीं। गांधीयन सोशलिज्म एज अ कंसेप्ट बहुत सही था, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको समझा कि ये अगर अपन ने अडॉप्ट किया तो भाई ये तो केओस क्रिएट कर देगा सोसाइटी में, क्योंकि फाइनली कोई ना कोई आगे जाएगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई पावरफुल होगा, और फिर सप्रेशन ऑफ ये अपना जो लोअर क्लास है उसका होगा। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई इसको फॉलो करें। लेकिन गांधी जी अपने रूट्स में भी थे, तो गांधी जी को ये भी देखना था कि भाई अगर सब कुछ अपन ने अपने अपने हाथ पे छोड़ दिया, सबको अपने हाथ पे, तो फिर तो गरीब की कोई सुनेगा ही नहीं, लोअर क्लास की कोई सुनेगी। और जिसमें तो अपने नेशन में तो कास्टिज्म का पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है। तो अपन ने क्या करा, इंडिया ने खुद का एक सोशलिज्म अडॉप्ट किया। इसको क्या कहा उन्होंने, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया ने कि खुद का ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म फॉर्म किया, ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। जो भी कहता है ना कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन दूसरों से कॉपीड है, ये बिल्कुल गलत कहता है। क्यों? आप ये देखो कि सोशलिज्म कंसेप्ट था अपने, ये था, लेकिन ये अपन ने खुद का कंसेप्ट बनाया। इंडिया ने खुद का ब्रांड डेवलप किया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि अपना पूरी की पूरी ओनरशिप है ना स्टेट नहीं रखेगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट ही सब कुछ ओन करे और कोई और क्लास ओन ही नहीं करे, लेकिन स्टेट उतना जरूर ओन करेगी कि एक ग्राउंड लेवल व्यक्ति से लेकर एक अमीर यानी कि एक एकदम इलाइट क्लास का व्यक्ति, उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर इंडिया में कोई नॉर्थ से साउथ में बिजनेस करना चाहे तो उसको अपॉर्चुनिटी इक्वल हो। हाँ, एक एलाइट क्लास कैन ट्रैवल बाय फ्लाइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक लोअर क्लास वो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले। गवर्नमेंट ने अभी जैसे रेलवे रखा हुआ है, आप जनरल के टिकट लोगे तो आप बहुत सस्ते में यहां से यहां ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एलाइट के पास एक ऑप्शन है, फ्लाइट से कर सकता है, वो चीज है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर दो तो वो भी इतना महंगा हो जाए कि इंसान यहां से ट्रैवल ही नहीं कर पाए। नॉर्मली आप देखोगे हाईवेज है, उसमें टोल टैक्स लगता है, लेकिन टू व्हीलर्स के लिए कोई टोल टैक्स नहीं है, या फिर हाईवे के अलावा कोई ना कोई रास्ता अंदर से जरूर जाता है जिसमें कोई टोल टैक्स नहीं लगता। पूरे इंडिया में आप घूम सकते हो विदाउट पेइंग टोल टैक्स, लेकिन उसके लिए फिर आपको वो सर्विसेज अवेल नहीं करनी पड़ेगी, आपको दूसरे आप अंदर से जाओगे। तो बेसिकली सरकार कुछ सेक्टर्स, कुछ सर्विसेज अपने हाथ में रखेगी, डिस्पाइट उसमें से कुछ नेचर वो प्राइवेटाइज भी कर दे, लेकिन इसलिए रखेगी ताकि वो उसकी ओनरशिप इस तरीके से रखेगी कि एक चाय वाला अपना देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक दूसरा बंदा जिसका 100 साल की बैकग्राउंड हिस्ट्री है अपनी सरकार की, वो उनको भी डिफीट कर सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप उनको सलाम करो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि आज 70-75 साल बाद एक चाय वाला एक नेशन का प्रधानमंत्री है। किसके अगेंस्ट, कौन सी पार्टी के अगेंस्ट, जो 100-150 साल से ऑलरेडी इस पूरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जिनका पूरा खानदान इसमें इन्वॉल्व है, वहां से डिफीट करके एक चाय वाला वहां पर जाकर अपना रीच करा। तो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द पावर कि भाई सब कुछ अगर प्राइवेटाइज होता तो फिर इन लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता। मौका मिलना मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको मिलना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट्स नोन एज सोशलिस्ट, ताकि अफोर्डेबल रेंज होए खाना। आप अगर ताज होटल में जाओगे तो वहां पर आपको 10,000 का बिल भी बैठेगा, लेकिन अगर किसी को अपना पेट भरना है तो इतनी योजनाएं हैं कि इंसान अपना 10-20 रुपए में अपना पूरा मील खा सकता है, वो सरकार चलाएगी। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ सरकार ही बांटेगी। अगर सिर्फ सरकार बांटती है तो दैट वाज कंप्लीट सोशलिज्म, लेकिन सिर्फ सरकार नहीं बांटेगी, सरकार एक स्फीयर में बांटेगी कि भैया अगर किसी को है तो उसको मिले खाना। लेकिन अगर आप उसको कैपिटलिस्ट में भी जाना चाहते हो, अगर आप पार्ट टाइम आप अच्छी जगह आना तो फिर अपना पैसा खर्च करके जाओ। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्टेड बाय इंडिया। ठीक है, चलो ये देखो आप, ये अब मैंने उसका वही था, उसके इमेज में से मार्क्सिस्ट में एक मॉनिटर को वायलेंटली थ्रो किया है। ये क्या है, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी है, नो रिच क्लास नो पुअर क्लास। ठीक है, इसमें भी मॉनिटर नहीं है। ये गांधी जी वाला है, इसमें भी स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, चलो अब